गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज वांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो डिस्कशन है वो रहेगा इन्फेंसी पे। इन्फेंसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कल हमने प्री नेटल स्टेज को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की थी। होपफुली आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी कल से अब तक। अगर नहीं हुई है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गए हो? है बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, करियर लैब पर आपका वेलकम है, अरुण कह रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ चलिए कहानी शुरू करें आज की। काफी चीजें हैं जो समझने को। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है उनका हो जाएगा रिवीजन, लेकिन इसको स्किप नहीं किया जा सकता। एक एक चीज को समझना ध्यान से। अभी इस बार केवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बने, आप ही लोगों ने मुझे बताया। अभी पूरी तरह से तो क्वेश्चंस बाहर आए नहीं है, बट हाँ काफी हद तक आ गए हैं। 2 क्लास बाद लाइव ले रही हूँ, कोई बात नहीं शिवानी, बट डेली क्लास अपना करते रहो, डेली, क्योंकि ग्रेजुअल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो कई घंटे एक दिन में लगा करके भी सिलेबस खत्म किया जा सकता है। समझते हैं कहानी है क्या। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, यानी विकास के चरण। विकास चरणों में होता है, फेजेस में होता है। इसमें जो स्टेज है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है ना। और अगर हम बात करें, कल हमने प्री नेटल स्टेज की बात की थी। प्री नेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी बच्चा जब गर्भ में होगा। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़े, समझें। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं मैं कि ये 5 स्टेजेस एज पर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्टेजेस तो हमने बहुत सारी की हैं। ठीक है, और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ये 3 स्टेजेस। इसमें चाइल्डहुड को बांट देते हैं 2 स्टेजेस में, तो 4 स्टेजेस आप कह सकते हैं आपके पेपर की दृष्टि से। प्री नेटल इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, कभी रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अडल्टहुड और ओल्ड एज से क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये 3 स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनमें से एक स्टेज को, इन्फेंसी को, आज हम डिटेल में करने वाले हैं। क्लियर है? बताइए नितेश, शिकायत भी कीजिए। ठीक, क्लियर है। प्री नेटल का पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा दोनों का, डोंट वरी। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें, कल हमने ये डिस्कस कर लिया था जर्मिनल एम्ब्रियोनिक और फीटस, जीईएफ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है आगे बढ़ने से पहले कि कल की क्लास आपको कितनी समझ में आई कि डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे? यानी विकास की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, ये पूछा है हमसे। तो क्या बताएंगे? प्री चाइल्डहुड स्टेज यानी पूर्व बाल्यावस्था से, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी शैशवावस्था की अवस्था से, या फिर अगर हम बात करें यहाँ थर्ड पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, या फोर्थ प्री नेटल स्टेज। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे क्या आगे। ठीक है, इतनी बात बताओ फटाफट, बताइएगा। नहीं बताएंगे, मना कर देंगे? हाँ, कैसी बातें हम नहीं बताते हैं। देखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, हम पूरा इन्फेंसी पढ़ेंगे, जस्ट एक क्वेश्चन है। ठीक, प्री नेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था, है ना। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रेगनेंसी पीरियड, कॉन्सेप्शन पीरियड। पोस्ट चाइल्डहुड तो भाई चाइल्डहुड के बाद, लेटर चाइल्डहुड। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, प्री चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष, है ना। प्री चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष, जिसको अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हो। पोस्ट चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड। पोस्ट चाइल्डहुड हालांकि यूज नहीं करते, बट जिन टर्म्स में ये यूज हुआ है, इसका मतलब 6 से 12 की ओर इशारा है। और इन्फेंसी 0 to 2 हम मान करके चलते हैं। यूपी टेट और एस्टेट में बैठ रहे हैं तो 5 साल तक मान के चलेंगे। इतनी सी बात है। तो शुरुआत कहां से हो रही है भाई? वूम्ब से ही शुरुआत हो जा रही है ना डेवलपमेंट की। ऐसा थोड़ी डेवलपमेंट जो है जन्म से ही शुरू होगा। ठीक, अगर ऑप्शन में होता ही नहीं तब हम कह सकते थे
ठीक, क्लियर बात है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी ने सही जवाब दिया है, अपने लिए तालियां बजाएं, आप जीत चुके हैं 1 नंबर। देखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेजेस फॉर एग्जाम, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, जिसमें से हम आज इन्फेंसी करेंगे, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड हम कल करेंगे और लेटर चाइल्डहुड भी अगर पॉसिबल हुआ तो एडोलेसेंस भी कल ही कर लेंगे। ठीक, तो 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, जिसको टॉय एज कह देते हैं, इस पे हम चर्चा कल करने वाले हैं। और 6 से 12 वर्ष, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन्फेंसी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस की दृष्टि से, है ना। और विकास की दर किसमें तेज किसमें कम होती है उस पे भी आएंगे। पहले पढ़ लेते हैं इन्फेंसी की कहानी को, जान लेते हैं कि है क्या आखिर। देखिए, अगर हम बात करें इन्फेंसी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि एवं विकास है, क्या है, रैपिड है, काफी फास्ट है। अगर हम जन्म के बाद देखें तो काफी तेज जो वृद्धि और विकास है वो इन्फेंसी में होता है। लेकिन अगर आप इससे भी तेज देखेंगे तो गर्भ के अंदर, क्योंकि आप एक सेल से, एक जाइगोट से एक पूरे ह्यूमन में फॉर्म हो जाते हैं, किसमें, प्रीनेटल स्टेज में। लेकिन जन्म के बाद अगर हम देखें तो इन्फेंसी में रैपिड है, या मैं कहूं वेरी रैपिड भी कह सकते हो आप। हालांकि रैपिड जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे। ठीक, तो रैपिड जो है अपने आप में ही तेज है, या हम कहें रैपिड से भी तेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंसी में, जन्म से 2 वर्ष के बाद हर एक फॉर्म में। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे भी तेज रहती है जो आपकी विकास और वृद्धि की गति है। ठीक, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा धीमे होगा। इसमें इन्फेंसी में अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम हुआ, वेरी रैपिड से रैपिड रह गया। और लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट बेहतर होता है। फिर तेजी से विकास आपका होता है एडोलेसेंस में, अगेन रैपिड हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। आपने देखा होगा बच्चा जो है बहुत बढ़िया। अगर हम भाषा विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अभी आएंगे इस पे, कल आएंगे, डोंट वरी, 2 से 6 वर्ष। ठीक, अगर हम बात करें यहां पर इन्फेंसी पीरियड जो है, भाई किसी और को भी हो रही है आवाज की दिक्कत? यहां से तो सब ठीक है। अमन डेली पढ़िए, वहीं से मोटिवेशन आएगा। अपना एक रूटीन फॉलो कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो टेढ़े मेढ़े टाइम पे पढ़िए, बट डेली जितना पढ़ना है उतना जरूर पढ़िए, एक टारगेट बना करके। आज यूट्यूब पे सेशन होगा, आज से हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे 9 बजे, जो कि हम 1 महीने से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीजें इतनी सारी बीच में थी, आपत्तियां विपत्तियां जो आप कहें। ठीक, बेबीहुड भी इसी के बीच, इन दोनों के बीच की ही स्टेज को कह देते हैं, वो बस नाम अलग है। रैपिड का मतलब होता है तेज, तीव्र। ठीक है, रैपिड का मतलब है तीव्र, तेज, स्पीड की बात हो रही है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है इन्फेंसी में। जरा सा बच्चा है, उसके हाथ पैर दिमाग सब बहुत तेजी से ग्रो होता है। अर्ली चाइल्डहुड में उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन तेज है। लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष में हल्का सा स्लो हो जाता है। आपको हाइट अचानक से बढ़ती हुई नजर नहीं आती 6 से 12 वर्ष के बच्चे की, जब वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि वो 12 साल हिट करता है, जैसे एडोलेसेंस या किशोरावस्था हिट करता है, बहुत तेजी से फिर से उसकी हाइट बढ़ती है ना। वृद्धि और विकास जो है वो फिर से बहुत तेजी से होता है। तो हम ये कहेंगे इन्फेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ G&D, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम देखें फिजिकल शारीरिक पक्षों में ये बात हो रही है ना, सभी आयामों पे। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां इन्फेंसी की, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन adolescence, adolescence, ठीक, किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं। इन्फेंसी में हम कह रहे हैं काफी तेज है, वेरी रैपिड, समझने के लिए लिखा जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड में रैपिड है, इससे थोड़ा सा कम हुआ लेकिन तेज है अभी भी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है यहां हल्का सा स्लो होगा, अगेन रैपिड हो जाएगा। कहां? किशोरावस्था में फिर से तीव्र गति से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पीएनजी तो डेली मिलती है यार, पीएनजी तो लेट होती ही नहीं है। प्रैक्टिस किस चैनल पे? लेट्स लर्न पे, है ना, लेट्स लर्न पे। मुकेश, चलिएगा समझते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहानी है। अगर हम बात करें इसमें जो महत्वपूर्ण स्टेज है, प्रीनेटल को हम कर चुके हैं, इन्फेंसी
से लेकर एडोलेसेंस तक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन्फेंसी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है आपके सामने इन्फेंसी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगभग आपको चीजें मिल जाएंगी। इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। कितना? जन्म से 2 वर्ष। ठीक, यू पीरियड में आ जाए तो 5 वर्ष। अगर हम, और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, इन्फेंसी में भी वेरी रैपिड है, आप एडोलेसेंस में भी वेरी रैपिड लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, क्योंकि जो आपका एडोलेसेंस है वहां पे भी काफी तेज हो जाती है जो विकास की आपकी गति है ना। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे भी वेरी रैपिड आप लिख सकते हो, बिल्कुल, है ना। ये समझने के लिए, ये कोई ऐसा मेजरेबल पैमाना हमेशा नहीं होता। तो इन्फेंसी पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, जन्म हुआ है बच्चे का और 2 साल तक की बात है, तो इस अवस्था के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है, यानी नियोनेट कहा जाता है। नियोनेट का मतलब क्या? ताजा ताजा बच्चा जो है पैदा हुआ है, नियोनेट है, नवजात है। और नियोनेट जनरली कह देते हैं हम कि 2 हफ्ते तक या 28 दिन के अंदर अंदर तक के बच्चे को नियोनेट कह रहे हैं, कि अभी तो बिल्कुल नवजात शिशु है। ठीक है, आप कपड़े भी लेने जाएंगे बच्चों के तो आपको देखने को मिलेगा, अरे भैया वो इन्फेंट है तो जन्म से 2 वर्ष के बीच के कपड़े, उसमें भी फिर नियोनेट है तो 1 महीने के अंदर अंदर के बच्चे को नियोनेट कहेंगे, नवजात शिशु कहेंगे। तो यह अवस्था नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था, यानी रेडिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है बच्चे को। अब तक वो माँ के गर्भ में था, वूम्ब में था, वहां माहौल अलग था। यहाँ इतने सारे लोग अचानक से मिलने आने लगते हैं, उसको दिख रहे हैं, वो अपनी आई बॉल से ऐसे ऐसे कर रहा है ना। आवाजें सुनाई दे रही हैं अलग अलग तरह से, वो भी डायरेक्ट आवाजें, है ना। और अगर हम बात करें तो उसको एनवायरमेंट में गर्मी है, सर्दी है, वो सब वो डायरेक्ट फील कर पा रहा है बिना वूम्ब के। जिस वूम्ब में या गर्भ में रहने की उसे 9 महीने से आदत थी, वहां से निकल करके अब वो एक ऐसे एनवायरमेंट में है जहां उसे बहुत ही रेडिकल एडजस्टमेंट, यानी बहुत तीव्र गति से समायोजन, एडजस्टमेंट जो है बहुत तेजी से करना पड़ेगा। और ये सबसे खतरनाक काल भी यही है। सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो इसी पीरियड में होती हैं, जन्म से 1 महीने के अंदर अंदर, है ना। तो समायोजन की अवस्था यानी रेडिकल एडजस्टमेंट की अवस्था है। बच्चे को, उसकी बॉडी को, उसके ब्रेन को बहुत ही तेजी से, और आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को कुछ और जॉन्डिस हो गया, कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि हाँ, 0 साइज के कपड़े, सही समझ रहे हो आप, सुने ना। किसी को जॉन्डिस हो गया, क्यों? क्योंकि रेडिकली एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है एनवायरमेंट में। भाई आप अगर बहुत गर्म देश में रहते हैं, अचानक से बहुत ठंडी कंट्री में चले जाएं, हो सकता है आपको कई बीमारियां अचानक से हो जाएं। तो मतलब रेडिकल एडजस्टमेंट, रेडिकल मतलब बहुत तेजी से, एक्सट्रीम हो जाएगा। दीपाली, अभी तो एडमिशन ओपन है। जन्म के समय औसत शिशु 7 से 8 पौंड का होता है। कितना? 7 से 8 पौंड का होता है, यानी 3.5 किलो के आसपास, जो 3 से 3.5 किलो के बीच में हम मानेंगे कि बच्चा जो है एकदम हेल्दी बच्चा कहेंगे हम उसको। ठीक है, आप में से भी कुछ लोगों के माता पिता ने बताया होगा कि बेटा तुम तो 2.5 किलो में ही निपट गए थे, है ना, तुम तो बहुत ही छोटे से थे। और नहीं तो जनरली हम कहेंगे 3 to 3.5 किलोग्राम के बीच का बच्चा एकदम हेल्दी बच्चा कह सकते हैं हम, है ना। मैं शायद 3.5 किलोग्राम की थी एज पर माय मदर्स क्या वचन कहें, स्टेटमेंट कहें। ठीक, देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो जनरली औसत एवरेज जो वेट है वो 7 से 8 पाउंड, और इसके अलावा लंबाई 19 to 20 इंचेस, 18 से 20 भी कह देते हैं कई लोग, बट 19 to 20 इंचेस जो है लेंथ बच्चे की, और जो वेट है वो 7 to 8 पाउंड। ठीक, सेम ही होगी दीपाली, आई थिंक। ठीक है, क्लियर है? नहीं, आज यूट्यूब पे होगी 9 बजे क्लास। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत? करा देंगे वो भी। विनू आज से बैच, मतलब बैच क्या, वो फ्री प्रैक्टिस क्लास है, बैच तो आप पढ़ ही रहे हैं यहाँ, तो उसमें आप एनरोल अपना हो जाइए। एनरोल क्या है, बेसिकली बस ज्वाइन करना है रात को 9 बजे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको थोड़ा सा चलाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका दिमाग जो है सेट हो, क्योंकि कितने भी आप टॉपिक पढ़ लें, जब तक आप मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मामला सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉपिक भी करते हैं, चलिए, कोई कह रहा आपको देखकर लगता है मैं आपको तंदुरुस्त नजर आ रही हूँ, है। देखिए, तो ये बातें हो गई। नियोनेट कह रहेगा बच्चा, रेडिकल एडजस्टमेंट होगा, बहुत ही खतरनाक पीरियड भी होता है, 7 से 8 पाउंड जो है वेट, और 19 to 20 इंचेस जो है उसकी लेंथ, बच्चे की लंबाई। तो नवजात शिशु का सिर, यानी जो हेड ऑफ अ न्यूनेट है, जो इन्फेंट का एक हेड है, एक क्या हेड, एक ही होगा, हेड ऑफ अ इन्फेंट, उसकी संपूर्ण लंबाई का, यानी जो बच्चे की टोटल लेंथ है या हाइट है, उसका 1/4 होगा, यानी पूरी बॉडी का 1/4 ब्रेन होता है जन्म के समय पे। ये क्वेश्चन इस बार कोई बता भी रहा था आप में से कि ये मैं हर बार ही डिस्कस करती हूँ ऑलमोस्ट आता, और ये केबीएस में भी फंस गया। तो इन चीजों को हल्के में लेना नहीं है, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सारी चीजें, और उसमें से भी बहुत
फिल्टर करके चीजें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि डिटेल उतनी हो कि चीजें अगर इधर उधर से भी आए तो भी बहुत दूर ना जाएं। अगर आप केवीएस का पेपर देखेंगे आपको इजी लगेगा। जिन लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, जो अचानक से 2 महीने पहले जागे थे, उनको दिक्कत हुई होगी। ठीक, तो ये जो बड़े बैचेस होते हैं जिनमें प्रॉपर 5-6 महीने का टाइम लेकर के चीजें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 महीने पहले चाहे 4-4 घंटे की भी क्लास, 2-2 घंटे की भी क्लास लगाई थी, वो कर भी लें, वो रिवीजन के लिए तो काम में आ जाएगा। अगर आपकी पहले से समझ बनी हुई है तब तो वो काम में आ जाएगा, लेकिन अचानक से जब आपने शुरू ही 2 महीने पहले किया है, दिमाग से चीजें निकल जाएंगी, चाहे वो बिल्कुल काम की चीजें हो रही। ठीक है रमन, चले देखिएगा। तो 1/4 यानी 25% ऑफ बॉडी, जो हेड है बच्चे का, वो 25% है शरीर का, 1/4। जबकि वयस्क यानी जो हम लोग जो अडल्ट हैं, हमारे संपूर्ण शरीर का लगभग 1/7 होता है। मतलब हमारी बॉडी की लेंथ बाद में बढ़ जाएगी ना, तो जो हेड है हमारा वो बॉडी का 1/7 रह जाएगा। जबकि जन्म के समय 1/4 होता है। हमारा जो सर है या हमारा जो हेड है शरीर का 25% होगा। ठीक, शिशु अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% समय, 80% ऑफ टाइम सोते रहते हैं मजे से, या फिर जबाइयां लेते रहेंगे, उगते रहेंगे, यौन करते रहेंगे अगर मैं कहूं। ठीक, क्लियर है बात? यॉर्निंग या फिर स्लीपिंग, सोने व उगने में, क्योंकि उससे उसका जो है बॉडी का डेवलपमेंट भी और उसको रिलैक्स महसूस होता है। ये कह लीजिए आप वो गर्भ से निकल करके बाहर आया है, तो एडजस्टमेंट का वो एक अच्छा तरीका हम कह सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस होगी मंडे टू फ्राइडे। शिशु अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% भाग सोने व उगने में गुजारता है। यानी 80% ऑफ द टाइम, जो 24 आवर्स का टाइम है, उसमें से 80% समय आप देखेंगे छोटे बच्चे सोते ही रहते हैं। कोई उनको देखने आए, नया नया बच्चा ताजा ताजा पैदा हुआ है, वो आधे टाइम सोते ही रहते हैं। अरे भाई सो रहा है कि जग रहा है, 1 मिनट में जगेगा, दूध पिएगा, फिर से सो जाएगा। ठीक है जी। और लकी, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इस अवस्था में शिशु चूसना यानी सकिंग, भाई आप देख रहे हैं वो दूध का सेवन करने के लिए अगर मदर उसकी फीड करा रहे हैं उसको, तो सकिंग, बिना सक किए वो कैसे दूध पी पाएगा या कुछ भी लिक्विड ले पाएगा। शुरुआत के आई थिंक 6 महीने 3 महीने तक तो हम पानी भी नहीं दे रहे हैं। निगलना अगर हम बात करें, यानी स्वेलो करना, किसी चीज को स्वेलो करना सीख जाएगा। सांस लेना, ब्रीदिंग तो ऑफ कोर्स शुरू हो ही जाती है। यानी इस तरह की क्रियाएं जो बेसिक एक्टिविटीज हैं वो करता है, जैसे सकिंग, स्वेलोइंग, ब्रीदिंग एटसेट्रा। ठीक है। हाँ, कोई कह रहा है 20% रोते रहता है और 80% सोता है। सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है इतनी बात? इनफ है। शादाब, पढ़ लो बस इसको, बैच को अच्छे से। बैच या 3 या 4 बार ले चुके मैडम जी, प्लेलिस्ट था हम बैच। अच्छा, बहुत बढ़िया अंशु। तो फिर क्या रिजल्ट रहा? हाँ, बच्चे अपने हाथ को सक कर लेते हैं कई बार, हाथ मतलब फिंगर्स एंड ऑल, उनको थंब मिल जाए तो वो भी। ठीक, तो इन्फेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, इसी चीज को अगर हम अंग्रेजी में देखना चाहें एक बार, तो द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड अ नियोनेट, नवजात कहा जाएगा। इसके अलावा पीरियड है किसका? रेडिकल एडजस्टमेंट का। 7 to 8 पाउंड जो है वेट, 19 to 20 इंच लेंथ। चाइल्ड स्पेंड्स 80% ऑफ देयर टाइम इन स्लीपिंग। मेन एक्टिविटीज क्या है? सकिंग, स्वेलोइंग और ब्रीदिंग। ठीक, यही बात जो हमने अब तक की। जो उनका हेड है यानी ब्रेन है, वो 1/4 या 25% होगा उनकी बॉडी का। इसमें 2 छोटे छोटे टाइम पीरियड्स और हैं। जन्म के बाद की ही कहानी हो रही है ना अभी शुरू। तो पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट काल कहा जाता है हिंदी में भी, और नियोनेट यानी नवजात काल कह लीजिए आप इसको। तो नियोनेट और फॉर्चुनेट काल क्या है? पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट क्या है? फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइम ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड। तो अम्बेलिकल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, जिसको गर्भनाल कहा जाता है, बच्चे का जन्म होगा तो वो मां के गर्भ से एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे ही जन्म हुआ है और जितनी देर में वो अम्बेलिकल कॉर्ड डॉक्टर कट करेगा या वॉटेवर, पहले दाई माँ वगैरह होती होंगी, तो वो तब तक का समय जो है वो फॉर्चुनेट पीरियड कहलाएगा। जन्म से गर्भनाल के कटने और अलग होने तक का समय जो है वो क्या है? फॉर्चुनेट पीरियड है। अगर हम बात करें, बहुत बड़े अंशु, अगर हम बात करें नियोनेट की, नवजात जब हम उसको कह रहे हैं, तो नवजात कहने के लिए जब से उसकी गर्भनाल कटी है, यानी अम्बेलिकल कॉर्ड काट करके अलग किया गया है, टाई किया गया है, टू एंड ऑफ 2nd वीक, यानी अम्बेलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल के कटने से लेकर के 14 दिन तक। 2nd वीक का एंड का मतलब क्या है? 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 14 डेज ऑफ बर्थ। तो अम्बेलिकल कॉर्ड के कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड, गर्भनाल के कटने और अलग करने से लेकर के अगले 14 दिन तक का समय नियोनेट यानी नवजात शिशु का समय है। ठीक,
और ये बहुत ही खतरनाक समय भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेथ्स जो है सबसे ज्यादा वो इसी टाइम पे होती है। बच्चा रेडिकली एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, गिर गया बच्चा, कोई और हेल्थ इशू हो गया, किसी इन्फेक्शन या वायरस के चपेट में आ गया, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। ये दो बातों को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। बहुत बढ़िया कुमार, बनाओ खुद से भी नोट्स। पीडीएफ मिल जाएगी, लेट हो रही है बट मिल पक्का जाएगी, जो भी पेंडिंग है। चलिए, क्लियर है। फॉर्चुनेट को फॉर्चुनेट ही कहेंगे हिंदी में, ये आपको फॉर्चुनेट ही मिलेगा लिखा हुआ। फोर्टीन वीक नहीं है भाई, ये 14 वीक नहीं, एंड ऑफ सेकेंड वीक है, 14 डेज की बात हो रही है। गर्भनाल के कटने से 14 दिन तक के बाद का समय जो है वो नियोनेट पीरियड है। जन्म से जब तक गर्भनाल को काटा गया है, चाहे वो कुछ मिनट का समय हो, घंटे का समय हो, तब तक का टाइम फॉर्चुनेट कहला रहा है। ठीक ठीक है आरती। अगर हम कहें, WHO कई बार 28 दिन बता देता है, बट हम इन जनरल देख रहे हैं यहां पे। अगर हम कहें कि फॉर्चुनेट पीरियड, तो फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से कटिंग एंड टाइंग, जो गर्भनाल है उसको काटने और टाई करने का समय फॉर्चुनेट। जब गर्भनाल से अलग हो गया बच्चा, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग एंड टाइंग हो गई, उसके बाद 14 दिन तक का जो समय है वो नवजात कहलाएगा, क्योंकि अब वो माँ के जो गर्भनाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उससे अलग हो चुका है, तब जाकर के हम उसको नवजात कह रहे हैं। जब तक वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ है तब तक हम फॉर्चुनेट पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है वीनू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दो तरह की एक्टिविटीज एक इन्फेंट या हम कहें जिसको शैशवावस्था का बच्चा या शिशु करता है, वो कैसी दो टाइप की एक्टिविटीज हैं। एक है जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाएं, दूसरी है स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं क्या है भाई? सामान्य क्रियाएं बताइए जो वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके करता है। विशिष्ट क्रियाएं हैं जो किसी स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, कोई बाहर से उसको टच कर रहा होगा, है ना, या फिर कोई उसको छेड़छाड़ कर रहा होगा, जब जो वो रिस्पॉन्स देगा तब वो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट क्रिया, क्योंकि आपने विशिष्ट रूप से कहीं उसको टच किया है या उसको आवाज लगाई है, उसका ध्यान खींचा है, तब वो स्पेसिफिक है। जनरल जब वो अपनी पूरी बॉडी से रोने में लगा हुआ है या लेट रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो जनरल एक्टिविटीज की जब हम बात करेंगे, सामान्य क्रियाओं की एक इन्फेंट की, तो दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें बच्चा अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करेगा। ये शिशु की वे क्रियाएं होती हैं जिनमें उसका संपूर्ण शरीर संबंधित होता है, जो उसकी होल बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, इन्वॉल्व होती है पूरी बॉडी। अब वो पूरी बॉडी से रोए, नाचे, गाए, जो भी करे, लेटा लेटा, जनरल एक्टिविटी में आएगा। ठीक, पूरी बॉडी उसकी इन्वॉल्व हो रही है, हाथ पैर शरीर गर्दन वॉटेवर। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज की यानी विशिष्ट क्रियाओं की, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए आप, तो विशिष्ट क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो बाह्य उद्दीपकों से संबंधित होती हैं, विशिष्ट क्रियाएं कहलाती हैं। उद्दीपक क्या है? कोई भी वो चीज जो हमें एक्शन लेने पे, प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे। कोई आपके नाम की आवाज चिल्लाए बाहर से, अगर मान लो मुझे आवाज आ रही हो हिमांशी बाहर आओ, मेरे लिए ये उद्दीपक हो गया। गोलगप्पे की खुशबू आ रही है, आपके लिए वो उद्दीपक हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई आपको गाली दे रहा है बार बार, आपको वो स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करें। अब वो आपको देखना है कि आपको रिस्पॉन्स करना है या नहीं। फॉर्चुनेट को फॉर्चुनेट ही कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है जीत। तो अगर हम कहें स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात, तो द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाह्य उद्दीपक। बाह्य उद्दीपक, कोई बच्चे को टच कर रहा है वो हो सकता है, उसको आवाज लगा रहा है वो हो सकता है, कपड़े पहना रहा है वो हो सकता है, आर कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बात सही है नहीं है बताइए एक बार। तो अगर हम बात करें खुशी, तो वो क्रियाएं जो बाह्य उद्दीपकों या उद्दीपनों से संबंधित होती हैं, विशिष्ट क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईबॉल्स मूव कर रहा हो बच्चा, सिर्फ आंखें मूव कर रहा है, पूरी बॉडी को मूव नहीं कर रहा, बस आंखों से देख रहा है कोई उसके सामने विचित्र मानुष खड़ा हुआ है। फुट मूवमेंट्स, सिर्फ पैरों का मूवमेंट, किसी ने टच किया पैर में तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। उसको आपने दूध की बोतल दे दी ले जाकर के, तो वो सकिंग यानी वो दूध पी रहा है, या मदर उसको फीड करा रही है तब वो सकिंग की एक्टिविटी में है। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो एक पर्टिकुलर रीजन से हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हाँ रोना हो सकता है। जनरल जब वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, पूरी बॉडी को यूज कर रहा है, तो वो सामान्य गतिविधि है। बच्चा सो रहा है, इधर कभी करवट लेगा, ये सारी चीजें। ठीक, क्लियर है लकी? ठीक है जी। गुलबहार कह रही हैं समझ में आ गया, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज देखना चाहें, जनरल एक्टिविटीज तो वही जिसमें वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज का जो एग्जाम्पल है वो आपको यहां नजर आ जाएगा। देखते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। जब हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो आंख की पुतली से संबंधित सहज क्रियाएं, जैसे एक्टिविटीज रिलेटेड टू आई बॉल्स। जब बच्चा आपको देखे घूर घूर के कि कौन विचित्र इंसान है ना, किसी को देख के हंसेगा, किसी को देख के रोएगा, तो क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो अपनी आई बॉल्स से आपको देखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कब कब आएगा तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा पाव के तलवे से संबंधित सहज क्रिया यानी एक्टिविटीज रिलेटेड टू फुट मूवमेंट्स, स्पेशली जो उसका ये वाला जो पार्ट है पैर का जिसको हम तलवा कह रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में है। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं चूसण संबंधित क्रियाएं यानी सक्शन रिलेटेड या सकिंग एक्टिविटीज, दूध पीना हो गया, पानी या वॉटेवर, तो वो भी आपकी स्पेसिफिक क्रिया में आ गया। जब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए काम करेगा तो वो स्पेसिफिक क्रिया, जब कोई जनरल एक्टिविटी की बात करेगा तो वो सामान्य क्रिया जिसमें पूरी बॉडी यूज हो रही है। डेंगू हो गया फिर भी क्लास, मैम मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं। रागिनी, लिक्विड वगैरह का तो ध्यान रखिए ही अब आप, है ना, और कोई बात नहीं, क्लासेस मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा समय देकर के, ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, है ना। ये हम थियोरी भी पढ़ेंगे, फील्ड थियोरी, कुछ चीजें आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से लड़कर के आगे बढ़ना यही लाइफ है। ठीक, चलिए आते हैं। अगर हम बात करते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की या अन्य विशेषताओं की, फर्स्ट पॉइंट है फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और न्यूरल कनेक्शंस, यानी जो इस एज में जन्म से 2 वर्ष में बहुत तीव्र गति से विकास की प्रक्रिया होती है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, बच्चे की हाइट, वेट, उसका ब्रेन, न्यूरल कनेक्शंस जो है मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र जो है बहुत अच्छे से डेवलप होगा, तो मस्तिष्क या तंत्रिका संबंधित जो विकास है बहुत तेजी से होगा। जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, बिलियंस की संख्या में आई थिंक, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं। कब? बहुत तीव्रता से बना रहे हैं इसी स्टेज में, तो फास्ट, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली हमारा ब्रेन वर्क कर पाता है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें, ये कह सकते हैं कि फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और न्यूरल कनेक्शंस, कि बहुत तीव्रता से न्यूरल कनेक्शंस जो तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क में विकास है वो इस उम्र में होता है। जी मुन्ना। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, ब्रीथ्स, सक्स यानी सांस लेना, श्वसन क्रिया, चूसना, स्वेलो यानी निगलना, एंड डिस्चार्ज ऑफ बॉडीली वेस्ट, सूसू, पॉटी, ये सब, या फिर छींक आ गई तो वो हो गया, है ना, स्नीजिंग। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सांस लेना, चूसना, निगलना और शरीर के कचरे को, या जो भी आप इसको कहना चाहें, बॉडीली वेस्ट को वो बाहर निकालेगा। ठीक, बेसिक है। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ये क्या है प्रांजलि? रिकॉग्नाइजेज एंड डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर्स, मां की आवाज को बाकी आवाजों से, बाकी साउंड से, वॉइसेस से वो डिफरेंशिएट करना सीख जाता है विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मां की आवाज में और बाकी महिलाओं की आवाज में वो अंतर करना सीख जाता है। वहां से फिर इमोशनल बॉन्ड बनना शुरू है। अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजेज एंड डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर्स, मां की आवाज को पहचानता है और दूसरों से अलग कर पाता है, डिफरेंशिएट में, यानी मां की आवाज में अंतर कर पाता है, हम ये कहेंगे। इसी चक्कर में हम देखते हैं कई बार मदर जब उसको गोद में ले लेती है तो वो चुप हो जाता है रोते रोते भी। ठीक है ना, देखिएगा। फोर्थ पॉइंट है इमिटेट सिंपल जेस्चर्स, जो बिल्कुल बेसिक जेस्चर्स होते हैं, है ना, हाव भाव होते हैं हमारे, जैसे माउथ ओपनिंग, तो वो सीख जाएगा कुछ महीनों में ही कि अगर कोई उसके सामने मुंह खोल के दिखाए, माउथ को ओपन करके दिखाए, तो वो भी सेम चीज कर सकता है। टंग प्रोट्रूजन यानी जीभ बाहर निकालना, है ना, या फिर इधर उधर अपने माउथ में ही उसको मूव करना, तो ये टंग इंट्रूजन भी वो सीख जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बता सकते हैं। तो ये बेसिक सी एक्टिविटीज हैं जो इस उम्र में बच्चा करता है। अब कई लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं इस स्टेज को, वो आप समझ लेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि यहीं से बेस बनेगा बच्चे के लिए। ठीक, जीवन की, भावी जीवन की जो फ्यूचर लाइफ है उसकी आधारशिला है, उसका बेस है। ठीक, अगर बेस ही खराब हो जाएगा, इस उम्र में चोट लग गई, ठीक से पोषण नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, तो जीवन भर तक उसको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था, एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, एक हेल्दी जीवन, इमोशनली, फिजिकली, उसके लिए
जो नींव रखने की अवस्था है, आधारशिला है, वो भी यही है। तो सेम ही बात हो गई। दोहराने की अवस्था, बच्चा रिपीट करता है, जो आप बोलोगे वही वो रिपीट करेगा, यानी रिपीटिशन कह लीजिए, इमिटेशन भी यहाँ पे होता है ना। रिपीट करेगा चीजें, जो वो सुनता है, देखता है, वही एक्टिविटी वो करेगा। उसने पिताजी को शेव करते हुए देखा, वो भी वही चीज रिपीट कर देगा। मम्मी को मेकअप करते हुए देखा 1.5 साल में, वही रिपीट कर देगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें, वेरी गुड वीनू, नाजुक अवस्था है, ये हमने बात की थी, क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। सेंसिटिव पीरियड है, खतरनाक पीरियड भी कह सकते हो। जरा सा भी कुछ भी हुआ, बच्चे ने कुछ भी गलत खा लिया, गिर गया, वो जीवन उसका बहुत आगे तक प्रभावित उस चीज से हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी हो गई, मीनिंजाइटिस होता है, मैनिंजाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार को, तो इस स्टेज में अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी टोटली इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है। इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर क्या हो रहा है, भूख लगी रोना शुरू किया, पॉटी आई रोना शुरू किया, मतलब इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है। इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, उसका कंट्रोल अभी खुद पे या खुद के इंस्टिंक्ट्स पे, अपनी प्रवृत्तियों पर नहीं है, सूसू पॉटी तक पे कंट्रोल नहीं है। जो प्रवृत्तियां उसको मिल गई हैं बायोलॉजी से, भाई आज तो आप ऐसा थोड़ी, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप बहुत जरूरी काम के बीच में है तो उसी टाइम आप पूरी क्लास को छोड़ करके और भाग जाएंगे। रेयर केस में हो जाए तो बात अलग है। आपको पता है आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, वहां वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, मेट्रो में है, तो आप कंट्रोल कर लेंगे ना अपनी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, या फिर इस तरह के आपके जो बॉडीली एक्टिविटीज हैं जो नेचुरल हैं, तो आप अपनी प्रवृत्तियों को कंट्रोल सीख जाते हैं उनपे, अपने इमोशंस से लेकर के। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं मिला तो रोते हुए जा रहे हैं बाजार में, है ना, कोई खिलौना नहीं दिलाया मम्मी पापा ने, लेकिन इस स्टेज में बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे ही बेस्ड होती हैं चीजें। ठीक। शारीरिक परिवर्तनों की बाहुल्यता, यानी शरीर में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे होते हैं, रैपिड चेंजेस इन दी बॉडी। आप देखेंगे 2 महीने बाद आप बच्चे को देखेंगे एकदम अलग नजर आएगा, 4 महीने बाद देखेंगे अलग नजर आएगा, 10-10 दिन में, 5-5 दिन में बच्चे की शक्ल चेंज होती है रोज इस उम्र में। जब वो पैदा हुआ है उसके कुछ टाइम बाद, तो हम ये कहेंगे फिजिकल चेंजेस बहुत तेजी से आते हैं। 2 दिन में आपको लगेगा बड़ा स्ट्रांग हो गया, बड़ा हो गया ये तो बच्चा, है ना, जबकि वो बहुत तेजी से बदलता है इस एज में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस स्टेज में होती हैं। इन जनरल, सामान्य तौर पे अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें या फिजिकल डेवलपमेंट की भी हम बात करने वाले हैं, तो गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट फिजिकल से ही जुड़ा हुआ है। गत्यात्मक विकास की जब हम बात करेंगे, गत्यात्मक विकास, देखिएगा, गत्यात्मक विकास की अगर हम बात कर रहे हैं यहां, सब कवर हो जाएगा अगर आप पूरा बैच अच्छे से समझेंगे ना, अच्छे से समझेंगे, आपका एक मेंटल सेट डेवलप हो जाएगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपनी समझ के आधार पे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। रटना नहीं है कुछ भी, ये याद रखिए, जो चीजें याद रखने वाली होती हैं वो तथ्यात्मक चीजें होती हैं, उनको याद करना ठीक है, बट समझने में फोकस ज्यादा करना है मोस्ट ऑफ द जगह पे। ठीक है स्नेहा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ती हूँ। मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, गति में कैसे विकास होता है, तो रिफ्लेक्सेस होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। बिल्ट इन रिस्पॉन्स कह सकते हो आप इनको, कि भैया ये वाला फीचर तो फोन में पहले से, यानी व्यक्ति में पहले से होते हैं रिफ्लेक्सेस। वो क्या है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सेस की, यानी कि रिफ्लेक्सेस क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आपके दिल की धड़कन जो है वो अपने आप चल रही है, आप तो नहीं कर रहे हैं उसको, हार्ट बीट आपकी पलकें अपने आप झपक रही हैं, है ना, तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक है। तो ये जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हैं या बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज हैं किसी एक स्टिमुलाई के प्रति, किसी एक उद्दीपक के प्रति, अगर आपको कोई बॉल एकदम फेस पे आती हुई लगे तो आप या तो एकदम से हट जाएंगे या फिर हाथ रख लेंगे, कुछ भी आप अचानक से कर लेंगे, वो रिफ्लेक्स है, वो जो अचानक बिल्ट इन रिस्पॉन्स है आपके अंदर कि आप जीवित रहें, आपकी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं रिस्टोर्ड है। तो रिफ्लेक्सेस बिल्ट इन रिस्पॉन्स होते हैं किसी एक उद्दीपक के प्रति, जो कि इस उम्र में डेवलप होते हैं, कुछ जन्म से होते हैं और कुछ इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सीमा। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। अगर ये रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, जैसे क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सेस का गेम माना जाता है, कि अगर आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं है, बॉल कहां से आ रही है तुरंत नहीं पकड़ लेंगे या फिर बच नहीं जाएंगे तुरंत, तो चोट लगेगी पक्का। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए, कि आगे गति कितनी अच्छी बेहतर होगी, वो रिफ्लेक्सेस के अच्छे डेवलप होने से क्या होगा, प्रभावित होगा। हाँ अलका, ये सही कह रहे हो आप, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के डेवलपमेंट से प्रभावित होगी वो चीज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर यहां तक है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सेस एक्ट एज अडेप्टिव मैकेनिज्म, यानी
आप दुनिया में कैसे अनुकूलन करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो एक मैकेनिज्म है रिफ्लेक्सेस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कफिंग हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, यॉर्निंग हो सकता है, और भी कई सारे 4 रिफ्लेक्सेस मेजरली होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। ये समझने वाली बात है, जरूरी नहीं है हर चीज लिखी ही जाए, आप नोट्स में लिखते रह सकते हैं छोटा छोटा अगर आपका मन करे। कोई कह रहा है आईपीएल छोड़ के क्लास ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप अपने जीवन के लिए, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, है ना, कि भैया बड़ा अच्छा किया आपने, अगर उस दिन वो आईपीएल छोड़ दिया था, नहीं तो जीवन में रोते रोते जो है मतलब प्रायोरिटी आपको देनी है उन चीजों को जिनसे जीवन बनेगा। टाइम निकाल के देख लीजिएगा, तो छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई छूट जाएगी तो फर्क पड़ जाएगा। देखिए रिफ्लेक्सेस की जब हम बात करें तो 4 मुख्य रिफ्लेक्सेस या अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो इस स्टेज में पाई जाती हैं। एक है मोरो रिफ्लेक्स। देखिए कुछ रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं या ज्यादातर रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं, कुछ ही बचते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट या ब्लिंकिंग यानी पलकों का झपकना, ये रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। तो इस स्टेज में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 रिफ्लेक्स हैं। एक है मोरो रिफ्लेक्स, दूसरा है ग्रेस्प रिफ्लेक्स, तीसरा है बेबिंस्की रिफ्लेक्स और चौथा है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक, ये 4 रिफ्लेक्सेस हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप याद कर सकते हैं, मतलब कैसे ठीक लगे, MGBR ऐसे याद करना हो, जैसे ठीक लगे देख लीजिए। यानी मोरो, ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की और रूटिंग रिफ्लेक्स। यॉर्निंग होता है जवाई लेना, ऐसे हाथ रख के जवाई नहीं लेते। अभी देखो मैं लेना शुरू करूंगी आपको भी आ जाएगी, ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़े आगे, समझें क्या कहानी है। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें यहां पे तो ये रिफ्लेक्सेस हैं जो अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिक चीजें हैं, ऑटोमेटेड हैं ये। भाई पलकें झपकाने के लिए आप थोड़ी सोचते हैं कि अच्छा रुको रुको मैं 2 मिनट पलकें झपका लेती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, वो अपने आप होती रहती हैं जब भी आप कोई काम कर रहे हैं। तो उसी के जैसे ये कुछ 4 रिफ्लेक्सेस हैं, ये आपकी दिल की धड़कन अपने आप चल रही है। ठीक, तो मोरो रिफ्लेक्स क्या है, चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज। जब बच्चा छोटा भी होता है, अचानक से बहुत तेजी से कुछ गिर जाए तो उसका ध्यान एकदम से जाएगा उस चीज की तरफ, ये क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है। या आप उसके पास कोई खिलौना बजा दें उसके कान पे, है ना, तो ये क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है। 6 से 7 महीने तक ये चीज रहती है, फिर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स की, रिप्लेस्ड बाय वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग, बाद में जाकर के ये चीज, अब फिर बाद में 6-7 महीने बाद क्या होगा, आपकी मर्जी है आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि नहीं देना। अगर वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग की बात करें तो वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग आ जाती है कहां से, पहले बच्चा जब बहुत छोटा होगा, मैं अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अगर आप बच्चे के हाथ में सिर्फ ऐसे उंगली रख दोगे वो तुरंत पकड़ लेगा, हर चीज को ग्रेस्प करता है वो, उसको लगता है कहीं गिर ना जाऊं। तो 3 से 4 महीने में ये चीज आ जाती है बच्चे के अंदर, 6 से 7 महीने में ये मोरो रिफ्लेक्स है। फिर अगर हम बेबिंस्की की बात करते हैं तो फुट फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 से 12 महीने बाद ये खत्म हो जाता है। बेबिंस्की क्या है, बच्चे का जो पैर है उसको आपने टच किया, वो अचानक से ऐसे करेगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको पिक्चर में। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ये भी डिसअपियर या गायब हो जाता है 3 से 6 महीने के बाद। रूटिंग रिफ्लेक्स आप बच्चों कैसे टच करेंगे, वो ऐसे ऐसे करता है। ठीक, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये चारों रिफ्लेक्सेस कैसे वर्क करते हैं। मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है इन्फेंसी में। अगर मैं बात करूं यहां पर, GBRM ज्यादा याद रहेगा, हाँ वैसे कर लीजिएगा आप। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए इसके रट्टे नहीं लगाने, बस समझ लेना है कि पेपर में आ जाए बेबिंस्की क्या होता है या रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ हो। मोरो रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें 6 से 7 महीने में डेवलप होगा। मोरो रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, आप बच्चे ने अगर कोई बहुत तेज आवाज मान लीजिए सुन ली, 6 से 7 महीने बाद इस पर कंट्रोल आने लग जाएगा उसका, लेकिन उससे पहले अगर उसने बहुत तेजी से कोई आवाज सुन ली, आपने उससे चिल्ला के बोल दिया बहुत तेज, है ना, वो रोने लग जाएगा। तो ये मोरो रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटेड है। हो सकता है आप ऐसी हंसी मजाक में शोर मचा रहे हो, घर में डीजे चल जाए, बच्चा रोने लगेगा डर के मारे। ठीक, तो ये क्या मोरो रिफ्लेक्स है। ठीक, 6 से 7 महीने, फिर बाद में धीरे धीरे कंट्रोल इस पे आ जाएगा। अब ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स की जब हम बात करें, यानी पकड़ना, ग्रेस्प करना मतलब पकड़ना, आप एक उंगली पकड़ाएंगे बच्चे को, वो तुरंत पकड़ लेगा। ग्रेस्प 3 to 4 months, बाद में ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग से। उसकी मर्जी है उसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। 3 से 4 महीने के बाद धीरे 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 ये वॉलेंट्री रिफ्लेक्स में बदल जाएगा, वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग में बदल जाएगा, रहेगा फिर भी। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं यार रिफ्लेक्सेस को, जितना मुझे पता है हिंदी में तो। ठीक, तो मोरो रिफ्लेक्स, कोई भी साउंड या लाउड नॉइज वगैरह है वो कहीं से सुनेगा, तो डॉगी भी अगर बहुत तेजी से बात करे, यानी कुत्ता भी भौंके अगर अचानक से, तो भी वो डर सकता है, रो सकता है। इसी को मोरो रिफ्लेक्स कह रहे हैं। कोई कह रहा है ये तो मैं लग रही हूं, हाँ हो सकता है निशा आप हो। ये ग्रेस्पिंग तुरंत पकड़ लेते हैं बच्चे 3 से 4 महीने में, फिर बाद में जो है वो क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, या वो वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग आ जाएगी कि अपनी इच्छा से उनको ग्रास्प कब करना है और कब नहीं करना है।
ठीक, जब बच्चों को आप उछालते भी हैं तो वो फियर होता है ना हल्का सा। अगर हम बात करते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स की, तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो 8 से 12 महीने में। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप बच्चे को टच कर दीजिए कहीं भी, वो अचानक से एक रिएक्शन देगा ना, आप तो आज तक भी देते होंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स, आपने बच्चे को चीक पे यानी इसकी गाल पे टच किया, ऐसे ऐसे करेगा। ये है 3 से 6 महीने के बीच की बात, जब ये डेवलप हो रहा है और डिसअपियर भी हो जाएगा 6 महीने तक। ठीक है, हम देखो इनमें से कई सारे रिफ्लेक्सेस होंगे जो आप अभी भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन ये डेवलप कब हो रहे हैं और कब ज्यादा स्ट्रांग है, वो टाइम है इन्फेंसी का। कुकर की सीटी बहुत कॉमन है, सही बोल रहे हो झील। वॉलेंटरी ग्रेस्पिंग का मतलब है अपनी इच्छा से जिस चीज को पकड़ना है। अगर मेरा मन नहीं है इस पेन को पकड़ने का, मैंने छोड़ दिया, नहीं किया ग्रेस्प। अगर मैं ग्रेस्प कर लेती हूं तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। जब बच्चा छोटा होगा 3 महीने तक, वो तो बस जिसका भी हाथ या जो भी चीज उसको मिल गई, चादर भी मिल गई तो उसको पकड़ लेगा पूरी तरह से, वो वॉलेंटरी नहीं है तब तक। ठीक है विवेक, देखिए तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने मोटर डेवलपमेंट की बात ऑलरेडी कर ली है, जो कि रिफ्लेक्सेस मोटर डेवलपमेंट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे तो कल को दौड़ना, भागना, कूदना ये सब हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शिखा फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की, तो इसमें मसल्स एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर। बच्चे का धीरे धीरे जो मांसपेशियां हैं और जो उसका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है ना हमारे बॉडीली मूवमेंट्स को। जैसे ये भी नर्वस सिस्टम से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि आग है तो आपको हीट का पता लग जाता है, आप हाथ हटा लेते हैं, व्हाटएवर। तो मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, वो भी परिपक्व होता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं बच्चे की धीरे धीरे वो भी परिपक्व होती हैं, वो भी बेहतर होती हैं, उनपे कंट्रोल आता है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ट्राइज टू ग्रेस्प एंड रीच फॉर द ऑब्जेक्ट सिटिंग, क्रॉलिंग एटसेट्रा। यानी कि अब उसकी मांसपेशियों में जान आ रही है, उसके नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा है, मेच्योरिटी आ रही है, तो उसको अगर बेड पे रखा हुआ कुछ दिख जाए वो उसकी तरफ बढ़ेगा, उसको ग्रास्प करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए बैठने की कोशिश करेगा, क्रॉल यानी घिस घिस के चलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास हो रहा है, नर्वस सिस्टम और मसल्स में ताकत आ रही है। हाँ देखो, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ज्योति आपका, कि बच्चे जो है, मान लीजिए अगर आप छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो क्या करता है, उसका ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स इतना तेज होना शुरू हो जाता है 3 से 6 महीने में कि वो आपके बाल को ही पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो वॉलेंटरी नहीं है, वो ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स काम कर रहा है, उसका जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सेंसरी एबिलिटीज की अगर हम बात करें, यानी हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं अगर मैं कहूं, उनकी जो क्षमताओं पे अगर हम चर्चा करें, तो बच्चा अपनी आंखों से रंग देख सकता है, बट आर अट्रैक्टेड टू कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स। कोई चीज उसको, अगर कोई अजीब से कपड़े आप पहन के आ जाओ जो कॉन्ट्रास्ट में है, जैसे रेड और व्हाइट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, तो उस पर उसका ध्यान अट्रैक्टेड होता है, वो उससे तुरंत, और कलर्स वो देख सकता है इसी उम्र में। रैपिड विजन डेवलपमेंट, यानी बच्चे का काफी हद तक विकास जो है, विजन उसका ठीक होता है जन्म के समय में, बट पूरी तरह से जो विजन एक्वायर करता है वो 20/20 का, उसमें 1 साल लगता है। ठीक है ना, यानी आंखों का जो विजन है, जो उसकी आईसाइट है, वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही होती है इस दौरान। रिस्पॉन्ड टू टच एंड कैन फील पेन, यानी अगर आप उसे टच करेंगे तो वो देखेगा आपकी तरफ या रिस्पॉन्ड करेगा, प्रतिक्रिया देगा। और अगर आप उसको कोई पिन चुभ रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, या आप उसको कुछ हल्का सा पेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंटी काट रहे हैं, तो उसको पेन फील होगा इस उम्र में, ये उसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक, फिर आता है स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर प्रेजेंट, यानी सूंघने की क्षमता, टेस्ट की क्षमता। आपने नींबू चटा दिया, बच्चा एकदम अजीब सा रिएक्शन देगा, तो अब उसके अंदर सूंघने की और टेस्ट की जो कैपेसिटीज हैं वो डेवलप हो रही हैं, यानी जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में हो कविता। ठीक, कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के जस्ट बाद से वो सुनना शुरू कर देता है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मां की आवाज को भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा बाकी महिलाओं से। ठीक, तो सुनना तो जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है इमीडिएटली। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और सांवेगिक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, समाज और इमोशंस के डेवलपमेंट की बात करूं मैं अगर, तो इन्फेंट स्टार्ट्स प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस, यानी बच्चा जो है शैशवावस्था का, वो परिचित चेहरों को ही प्रेफर करता है, कि उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, उसकी अगर दादी वहां रहती हैं, उसका भाई या बहन है, उनके साथ वो ज्यादा खुश रहता है, बजाय कि कोई नया व्यक्ति आए तो वो थोड़ा सा डर सकता है। ठीक, हाँ टेस्ट डेवलप हो जाएगा, दवाई खाते ही रोएगा, या कोई दवाई होगी मुगली घुट्टी 555, तो उसको टेस्ट अच्छा भी लग सकता है उसका। हैप्पी बर्थडे अंजलि। रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्गलिंग,
यानी आवाजें निकालेगा, फूकना या कुछ कुछ चौंबा करके कुछ ना कुछ, अगर उसको लगता है ना जो फैमिलियर आवाजें हैं कि उसकी माँ की आवाज है, पिता की आवाज, तो उसके प्रति वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। स्टार्ट शोइंग प्रेफरेंस फॉर मदर्स कंपनी, ज्यादा वो चाहेगा, क्योंकि अब उसमें समाज, भाई बहन, फैमिलियर फेसेस, ये सब समाज का ही तो हिस्सा है। और मदर्स कंपनी, माँ, इमोशंस, तो माँ के पास रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में ही, तो जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, जुड़ाव है ना, जिसको हम कहेंगे बोन ऑफ कंटेंशन ह्यूमंस के लिए, नहीं ये आप समझ लीजिए, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो वो जो लगाव है, जुड़ाव है, वो डेवलप होता है, दैट इज इमोशनल बॉन्ड। सामवेगिक बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एक कनेक्शन, एक संबंध सामवेगिक बिटवीन इन्फेंट्स एंड केयर गिवर्स, जो भी उसका ध्यान रखेगा बच्चे का, जो उसकी नैनी हो सकती है, आया जिसको हम बोल रहे हैं, माता हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, पिताजी हो सकते हैं आजकल के समय में, है ना। तो इन्फेंट्स और केयर गिवर्स के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं अपने केयर गिवर्स की प्रेजेंस में, जो लोग उनका ध्यान रखते हैं, जो उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी प्रेजेंस में। अगर हम बात करते हैं शोज डिस्ट्रेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स से, माँ बाप एक दिन के लिए चले जाएं कहीं, तो हो सकता है शाम तक रोना शुरू कर दे, या उसको डिस्ट्रेस महसूस होता है, उसको सेफ या बहुत ज्यादा इमोशनली अच्छा नहीं महसूस होता। ठीक, सत्यम ये जब पीडीएफ रहेगा इसको हिंदी इंग्लिश दोनों कर देंगे। शोज जेस्चर्स लाइक हगिंग एंड स्माइलिंग, यानी जो हाव भाव है, कैसे हाव भाव वो शो करने लग जाएगा, हगिंग, स्माइलिंग, मुस्कुराएगा देख करके। तो ये हाव भाव किस में आते हैं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में तो आएंगे। तो ये हुआ बच्चे का सामाजिक सामूहिक विकास। अगर इसको और हम देखना चाहें तो ये हम कर चुके हैं, यही सारी बातें जो रिपीट हो रही हैं। अटैचमेंट मदर और बच्चे के बीच में, इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा। सेपरेशन एंजाइटी एक चीज होती है, इसको भी आप यहां समझ सकते हैं। सेपरेशन एंजाइटी क्या है भाई, इसको आप कह सकते हो अलगाव की दुश्चिंता। अलगाव की दुश्चिंता ये क्या है, सेपरेट करने पे, केयर गिवर से या पेरेंट से या माँ से अगर एक बच्चे की दादी उसको ले लेती है, तो उसमें क्या है, केयर गिवर या मदर से सेपरेशन पे वो रोना शुरू कर देगा, एंजाइटी हो जाएगी उसको। इसको सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो माँ और खुद को अलग नहीं समझता, एक ही यूनिट में मानेगा। शोज जेस्चर्स, हगिंग, स्माइलिंग, तो ये सब तो हाव भाव दिखाएगा ही, खुश भी होगा, तो सेपरेशन एंजाइटी यहाँ डेवलप हो जाती है। यही छोटी छोटी बातें थी, बट जरूरी बातें थी जो आज हमने डिस्कस की। अब किसी का कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, ज्यादा स्पीड रही हो तो भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज हम कल चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की चर्चा हम करने वाले हैं कल। ठीक है, सीटेट जुलाई में होने की पूरी संभावना है। हाँ, देखो नोट्स से क्या बेनिफिट होगा ये पूछ रहे हो, नोट्स खुद के बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बाकी रिवीजन में काम आते हैं नोट्स, और तो क्या बेनिफिट होगा, है कैसा सवाल है भाई। हाँ, दूसरे की गोद में जाने ही रोने लगता है, वो सेपरेशन एंजाइटी है। ठीक है, नाइस सेशन। चलिए शालू, बहुत बढ़िया, हमने थोड़ा सा स्पीड में लिया, लेकिन जरूर ये ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको पहले से ना पता हो। दो चार बातें हैं, क्योंकि अगर आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया है कभी तो आपको पता होगा, लेकिन ये इस स्टेज में होती हैं और ऐसे होती हैं, ये जानना जरूरी था। ठीक है जी, कहीं से भी कर लेते हैं यार नेहा, कभी भी कहीं जाना वाना होता है। देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आया, साक्षी कह रही है नाइस सेशन। शालू, अलगाव से डर कह सकते हो, अलगाव की दुश्चिंता कह सकते हो। हाँ ठीक है अनुज, और कोई सवाल, तेजी से आ रहे हैं यार। अभी जो यूट्यूब पे क्लास होगी उसका क्वेश्चन टेलीग्राम पे डेली के डेली मिलेगा, इस बार लेट नहीं करेंगे। ये हमने देख लिया इसी बैच में हुआ है, अगर पीडीएफ एक बार डिले होती है तो वो डिले होती जाती है, और ये मेन रीजन इसका यही है कि बाइलिंगुअल नहीं हो पा रही है चीजें, कुछ मैं भेज भी चुकी हूँ। हाँ, रिफ्लेक्सेस अडेप्टिव मैकेनिज्म है कि आप दुनिया में अडेप्ट करें, अनुकूलन कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक मैकेनिज्म आपके अंदर बायोलॉजी ने आपको दे करके भेजा है कि आप ग्रास्प करना सीख लेंगे तो क्या होगा, आप गिरेंगे नहीं, है ना, आप सकिंग सीख लेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे एटलीस्ट। तो ये ऐसी रिफ्लेक्सेस क्या अडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू आप अडेप्ट करना सीख लेते हैं दुनिया में आकर के। ठीक है सरिता, थोड़ा स्लो करा देंगे यार, डोंट वरी, परफेक्टली अंडरस्टूड दिस टॉपिक, रिवाइज जरूर कर लेना। पीएनजी तो डेली मिल रही होगी यार, पीडीएफ नोट सेक्शन में मिलती है आपको। उदय सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, धन्यवाद। देखिए हाँ, हम लोग काफी टाइम से अब जो है साथ में एसोसिएटेड हैं। थोड़ी सी चीजें मुश्किल रही हैं एट टाइम्स, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। जनरल एक्टिविटीज का एग्जांपल वही है, सोना बच्चे का,
अगर वो रो रहा हो तो वो भी जनरल एक्टिविटी में आ जाएगा, करवट लेना वो भी जनरल एक्टिविटी में आ जाएगा। D3+B का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। हाँ हाँ 28 डेज एट टाइम्स होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना वो नियोनेट पीरियड की बात हो रही है। तो कई ऐसे सोर्सेज हैं जो 14 डेज मानते हैं, कई ऐसे सोर्सेज हैं 28 डेज मानते हैं। तो आप 14 डेज मान के चलिए, सबसे सेफ ऑप्शन वही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, वैसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं, आएगा भी नहीं, बट आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो जन्म से 28 दिन तक का जो समय है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक काल है, सबसे ज्यादा डेथ वहीं पे होती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बताएंगे यार, जब तक समझ नहीं आएगा रिपीट करेंगे 4 बार। ठीक है जी। मुश्किल है 117 पे तो साक्षी अब नहीं हो पाएगा, मेरिट बहुत हाई जा रही है। रूटिंग रिफ्लेक्स आप बच्चों को ऐसे टच करिए, वो ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है। D2+B की वैकेंसी देखो मई वगैरह में आएगी। आज से प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पे, मस्त प्रैक्टिस करो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग लगेंगे आपको, और कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती हैं। ठीक है ना मैम, यू आर सो ग्रेट। जो आप अपने ये हमें आदत डालनी होगी यार जीवन में ना। आप भी कल को जॉब भी करेंगे तो ऐसा नहीं है, करते भी होंगे कई लोग, हमेशा चीजें ठीक नहीं चलती, काम तो आपको करना ही चाहिए। हालांकि ईश्वर की दुआ से मैं मजबूरी में काम नहीं करती हूँ, वो बहुत ही टाइमली चीजें बहुत अच्छी हुई हैं जीवन में, और उसमें एक्सट्रीम मेहनत भी हुई है। तो बट फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, मतलब भाग तो नहीं सकते ना आप। मजा आ गया मैम, ट्विंस है मुझे, 3 इयर्स की है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, मिलवाइएगा कभी, सिलेक्शन लेकर के आइएगा। ठीक है जी। हाँ मोटर डेवलपमेंट भी क्यों नहीं, इन्फेंसी में सारे प्रकार का डेवलपमेंट होगा ना भाई, फिजिकल से। वो मोटर डेवलपमेंट की शुरुआत है, रिफ्लेक्सेस जो है वो बेस है मोटर डेवलपमेंट का, अगर आप देखेंगे तो, है ना। फिर शारीरिक विकास में मसल्स डेवलप हो रही हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, सोशल इमोशनल में अपने आसपास के लोगों को पहचानना शुरू कर रहा है, उनके प्रति स्नेह की भावना आ रही है ना। और यही तो 4 प्रकार हैं विकास के। पहले सुन लिया करो समझ के अच्छे से अमन, लिख, आप दोबारा रिवीजन कर लो उस क्लास का, उस टाइम पे चाहे नोट्स बना लो, रोक रोक के भी बना सकते हो उस टाइम पे। तो पहले तो एक समझ बना लो पूरा लेक्चर लेकर के। वो भी सेपरेशन एंजाइटी है एक तरह की, वो इमोशनल डेवलपमेंट का भी पार्ट है। हिंदी भी लिखा करो, लिख देंगे जी, डोंट वरी। बीएड का भी फाइनल नहीं हुआ भाई। चलिए कल मिलेंगे, हाँ मिलेंगे प्रियंका, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा एक इवेंट भी है, आपको शायद उदय सर ने बताया भी होगा, केवीएस सेमिनार में आप लोग आ सकते हैं, जिन्होंने पीआरटी का एग्जाम दिया हो, टीजीटी पीजीटी में अगर वो सेलेक्ट हुए हैं या अपनी नॉलेज के लिए भी आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। और एक सेमिनार है जो कि आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा होगा, संडे को रखेंगे उसको, सैटरडे की पहले बात हो रही थी। हाँ चांस है आदि थोड़ा तो। हाँ क्या कह रहे हैं आप भाई। हाँ नहीं नहीं नहीं, दिशाएं हैं, 2 अलग दिशाओं में विकास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हीटा सेफेलोकॉर्डियल प्रॉक्सिमल डिस्टल चल सकता है। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं। ईमेल आईडी है himanshi.edu@edu10@gmail.com। आज का यही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आज अर्ली चाइल्डहुड को शामिल नहीं किया है। नहीं तो अगर हमें शॉर्ट में डिस्कस करना होता है जैसे सीटेट वगैरह में, तो एक ही क्लास में सारी स्टेजेस डिस्कस हो जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड हम कब करेंगे, कल करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड को पूरा कल समझेंगे, और एडोलेसेंस को फिर अलग से समझेंगे, वो अपने आप में बड़ा है। मुश्किल है सत्यम, अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो 122 पे होना, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। रिजल्ट आ सकता है इस वीक, टपक सकता है कभी भी। आप थोड़ा स्लो कराइए, ठीक है यार। मुझे भी लग रहा है आजकल मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, तो जो लोग बिल्कुल नए जुड़े होंगे उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अभी 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न, कमाल है? देखना ये है यूट्यूब चैनल, यहाँ कहीं तो होगा ही, देखना ये है लेट्स लर्न। लोगो देखना ना, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 3.8 मिलियन लर्नर्स हैं। कहीं और किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, 9 बजे क्लास होगी। चलिए, और टेलीग्राम चैनल है ना ये लेट्स लर्न स्क्वाड, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, हाँ बहुत तेजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हम ये कह सकते हैं, स्पीड बहुत तेज होती है। सबसे ज्यादा या सबसे इफेक्टिव है कि नहीं वो नहीं कहेंगे, क्योंकि एडोलेसेंस भी फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय।